पार्ट 1 सेमेस्टर 2 LLB 4 ईयर्स के नोट्स व्हाट्सएप से बाय कर सकती हैं। थेफ्ट लायबल टू हद, इसके ऊपर 3 क्वेश्चंस आए हुए हैं पंजाब यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के पेपर में। सबसे पहले हम 2025 का पेपर देखते हैं जो कि सप्ली में हुआ था। डिफाइन द टर्म थेफ्ट व्हेन थेफ्ट इज लायबल टू हद and liable to ta'zir as provided in the हदूद लॉ 1979 के हदूद लॉ 1979 के अकॉर्डिंग जो इंसान थेफ्ट यानी कि चोरी करता है तो किन सिचुएशन पे हद की सज़ा उस पर लगेगी और किन सिचुएशन पे ताज़ीर की सज़ा लग सकती है, इसके बारे में वो आपसे पूछ रहे हैं, डिटेल में बताएं। फिर दूसरा क्वेश्चन आया है 2021 पंजाब यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में, उसमें है डिफाइन थेफ्ट व्हेन इट इज़ लायबल टू हद, discuss kinds of proof punishments prescribed for the offences in the हदूद ordinance। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि थेफ्ट क्या होता है। फिर आपसे पूछने हैं कि जो भी इंसान थेफ्ट यानी कि चोरी करता है तो हद की सज़ा उस पर कब लगती है और प्रूफ कैसे दिया जाएगा ताकि पनिशमेंट दी जाए, और प्रूफ देने का तरीका कैसे बताया गया है हदूद ऑर्डिनेंस में, इसके ऊपर डिटेल में बताएं। और सबसे लास्ट क्वेश्चन एनुअल 2019 के पेपर में आया है पंजाब यूनिवर्सिटी के, वो है डिफाइन थेफ्ट व्हेन इट इज़ लायबल टू हद, डिस्कस द काइंड्स ऑफ प्रूफ। ये सेम वैसा ही क्वेश्चन है जैसे कि 2021 में आया था। फिर आता है थेफ्ट लायबल टू हद का इंट्रोडक्शन। अंडर द ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी इन्फोर्समेंट ऑफ हदूद ऑर्डिनेंस 1979 थेफ्ट इज़ ऑफ 2 टाइप्स। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि थेफ्ट की सज़ा इन्फोर्समेंट ऑफ हदूद ऑर्डिनेंस 1979 के अकॉर्डिंग हद के अकॉर्डिंग भी पनिशमेंट लग सकती है, ताज़ीर के अकॉर्डिंग। हद के अकॉर्डिंग सज़ा कैसे दी जाएगी थेफ्ट की और ताज़ीर के अकॉर्डिंग कैसे दी जाएगी वो आगे सीक्वेंस में पढ़ाया जाएगा। लेकिन यहाँ इंट्रोडक्शन में बस सिर्फ इतना लिखा है कि ऑफेंसेस यानी कि जो लोग थेफ्ट करते हैं, चोरी करते हैं, हदूद ऑर्डिनेंस में उनको इन 2 तरीक़ों से सज़ा मिलती है। इसके बारे में सेक्शंस भी आप देख सकते हैं कि सेक्शन 400 से लेके 14 तक जो कि पाकिस्तान पीनल कोड यानी कि PPC में जो बताए गए हैं उसी के अकॉर्डिंग सज़ा इनको मिलती है। फिर आगे आते हैं टाइप्स ऑफ थेफ्ट। अब ये वही टाइप्स है जो हमने ऊपर पढ़ी, थेफ्ट लायबल टू हद। इसमें बताना ये है कि थेफ्ट फुलफिलिंग ऑल लीगल कंडीशंस फॉर हद पनिशमेंट। यहाँ पे ये बताया गया है कि जिस तरह से कुरान में और सुन्ना में क्लियरली मेंशन्ड है कि एक इंसान जब चोरी करता है तो ये रिक्वायरमेंट अगर उसने पूरी कर दी तो उसको हद के अकॉर्डिंग सज़ा मिल सकती है। यानी कि जो सज़ाएं कुरान एंड सुन्ना में बताई गई हैं उनको हम हद पनिशमेंट्स कहते हैं। तो उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी होती है। अगर किसी पर्सन ने ये रिक्वायरमेंट पूरी कर दी जो हद में बताई गई हैं तो फिर उसको सज़ा भी हद के अकॉर्डिंग दी जाएंगी। लेकिन अगर कोई चीज़ मिसिंग है यानी कि कोई विटनेस मिसिंग है या कोई ऐसी चीज़ मिसिंग है जिसके अकॉर्डिंग हद के अकॉर्डिंग सज़ा ना मिल सके तो वहाँ पे फिर हम ताज़ीर को यूज़ करते हैं। ताज़ीर क्या होता है कि जो कोर्ट में जो जजेस बैठे होते हैं वो अपनी समझ और एविडेंस को देखते हुए हालात और सर्कमस्टांसेस, सारे हालात और जो कुछ भी हुआ है वो सबको देख के एक फ़ैसला देंगे कि इस पर्सन को किस तरह की पनिशमेंट देनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि हद की सज़ा नहीं लग सक रही क्योंकि रिक्वायरमेंट नहीं पूरी हुई हद के अकॉर्डिंग, तो इसीलिए यहाँ पे जजेस अपनी समझ के मुताबिक हालात को देखते हुए फ़ैसला देंगे कि इस पर्सन को किस तरह की पनिशमेंट मिलनी चाहिए। तो ये दोनों में फ़र्क है। तो यहाँ पे ताज़ीर में हमने बताना है थेफ्ट दैट डज़ नॉट फुलफिल दी हद रिक्वायरमेंट और प्रूफ, यानी कि हद की रिक्वायरमेंट या तो पूरी नहीं हो रही या फिर कोई ऐसा प्रूफ नहीं जो है दिया गया जिससे यकीन हो जाए कि इस पर्सन ने वाकई में चोरी की थी हद के अकॉर्डिंग, फिर उसको सज़ा नहीं मिलेगी क्योंकि प्रूफ ही नहीं दिया गया। डेफिनेशन ऑफ थेफ्ट लायबल टू हद। अब डेफिनेशन ऑफ थेफ्ट लायबल टू हद का मतलब ये है कि हद की सज़ा किन लोगों पे लग सकती है। पहली बात तो ये है कि जो पर्सन जो चोरी करता है वो एडल्ट हो यानी कि जवान इंसान हो और उसने सीक्रेटली किसी की प्रॉपर्टी चुराई हो। सीक्रेटली का मतलब है चुपके से। टेक्स प्रॉपर्टी फ्रॉम हिर्ज मीन्स प्रोटेक्टेड प्लेस, यानी कि प्रॉपर्टी किसी ऐसी जगह से चुराई हो या कीमती चीज़ किसी ऐसी जगह से चुराई हो जो ऑलरेडी प्रोटेक्टेड थी। यानी कि मतलब कि आपका मोबाइल है कोई कीमती सा, अगर खुला सड़क पे पड़ा है वो कोई उठा के लेके जा रहा है फिर वो कोई और चीज़ होती है। लेकिन अगर आपके घर के अंदर से ही कोई आके आपकी कीमती चीज़ कोई चुरा के ले जाए तो फिर वहाँ पे हद की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है। फिर आगे आता है नोज द प्रॉपर्टी इज़ वर्थ निसाब और मोर, कि उस बंदे को पता हो कि ये प्रॉपर्टी काफ़ी, ये जो चीज़ जो उसने चोरी की ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है
प्रॉपर्टी इज़ नॉट ऑलरेडी स्टोलन, और वो जो इस प्रॉपर्टी को चोरी कर रहा है वो पहले किसी ने चोरी नहीं की, वो खुद पहला पर्सन है जिसने उस प्रॉपर्टी को चोरी किया। तो ये तमाम चीज़ें अगर हैं तो फिर उस बंदे को हद के अकॉर्डिंग सज़ा मिलेगी। एसेंशियल एलिमेंट ऑफ थेफ्ट लायबल टू हद, कि क्या एसेंशियल एलिमेंट्स है, यही चीज़ें जो हमने यहाँ पे पढ़ी हैं, यही अब इसके अंदर हेडिंग बना के लिखना है कि एडल्ट होना चाहिए यानी कि उसकी एज 18 साल से बड़ी हो, या फिर उसकी प्यूबर्टी पूरी हो गई यानी कि प्यूबर्टी उसकी हो गई हो, तब भी उसको सज़ा एडल्ट के अकॉर्डिंग मिल सकती है। सीक्रेट थेफ्ट की जो चोरी है यानी कि जो प्रॉपर्टी है वो सीक्रेटली ली जाए और ओनर जो मालिक है उसको पता ना हो कि प्रॉपर्टी उसे ली गई है, कीमती चीज़ उसे ली गई है, और ऐसी जगह से वो चीज़ चोरी की गई है जो ऑलरेडी एक प्रोटेक्टेड प्लेस थी, यानी कि घर के अंदर से या कोई नॉर्मल घर या इस तरह की कोई प्लेस है वहाँ से जाके चोरी हुई है वो चीज़। फिर आता है प्रॉपर्टी इक्वल टू निसाब, वो काफ़ी महंगी प्रॉपर्टी है जो चोरी की गई है। प्रॉपर्टी मस्ट नॉट बी स्टोलन प्रॉपर्टी, यानी कि जिस चीज़ को आपने चोरी की है वो पहले से चोरी शुदा ना हो, यानी कि पहले से ही किसी और चोर ने उसको ना चोरी किया हो, फिर बाद में आपने आके चोरी कर दी हो, फिर ये चीज़ नहीं होती। नॉर्मल तरीके से उस चीज़ को किसी ने ख़रीदा हो, फिर किसी चोर ने आके उसको चुराया हो, पहली दफ़ा में वो चोरी हुई हो। तो ये रिक्वायरमेंट्स अगर सारी 6 की 6 पूरी हैं तो फिर उस पर्सन को हद के अकॉर्डिंग पनिशमेंट मिलेगी। मीनिंग ऑफ हिड्स, हिड्स का मतलब है अ प्रोटेक्टेड प्लेस फॉर कीपिंग प्रॉपर्टी सेफ। वो कुछ भी हो सकता है, वो इंसान का घर भी हो सकता है, अलमारी भी हो सकती है, कोई बॉक्स या कंटेनर भी हो सकता है जहाँ पे वो कीमती चीज़ रखी गई है, या प्रॉपर्टी की कस्टडी यानी कि वो प्रॉपर्टी किसी पर्सन के पास हो, उसकी हिफाजत कर रहा हो, या फिर घर के अंदर किसी अलमारी या बॉक्स में वो चीज़ पड़ी हो। वो कोई भी ये जो चीज़ें यहाँ लिखी गई हैं ये सारी हिड्स होती हैं। अब हम देखते हैं फैमिली रूल्स। हिड्स के बारे में यहाँ पे ये बताया गया कि अगर एक ही फैमिली के लोग एक ही घर में रह रहे हैं तो वो एक ही घर उनका हिड्स है, लेकिन अगर वही फैमिली के लोग 2 घरों में रहते हैं तो वो जो दोनों घर हैं वो दोनों घर हिड्स हुए। यहाँ पे दोनों घर हिड्स क्यों हुए? क्योंकि दोनों घर इस एक ही फैमिली के हैं, तो ज़ाहिर है इनका कीमती सामान उन दोनों घरों में होगा, तो हम दोनों घरों को भी हिड्स कह सकते हैं। फिर आता है मीनिंग ऑफ निसाब। निसाब मीन्स मिनिमम वैल्यू रिक्वायर्ड फॉर हद पनिशमेंट। निसाब का मतलब ये है कि इस बंदे ने जितनी मतलब जिस अमाउंट की चीज़ इसने चुराई है उसके अकॉर्डिंग फिर पनिशमेंट डिसाइड की जाएगी हद के अकॉर्डिंग कि इसको कितनी सज़ा मिलनी चाहिए। निसाब फॉर थेफ्ट कि अगर इस बंदे ने 4.457 ग्राम्स गोल्ड चोरी कर लिया है तो फिर उसके अकॉर्डिंग इसको सज़ा मिलेगी। इम्पोर्टेंट रूल यहाँ पे एक और चीज़ बताई गई है कि सेवरल थेफ्ट बिलो निसाब डू नॉट बिकम हद इवन इफ देयर टोटल एक्सीड्स निसाब, कि बहुत सी चोरियाँ ऐसी होती हैं जो निसाब के अमाउंट के इक्वल नहीं आ पाती, तो वहाँ पे फिर हम उस पर्सन पे हद के अकॉर्डिंग सज़ा नहीं लगाते। प्रूफ ऑफ थेफ्ट लाइबल टू हद, अब प्रूफ कैसे दिया जाता है कि वो पर्सन जिस पे इल्ज़ामात लगे हैं कि इसने जो है चोरी की है, तो वो तो खुद आके अगर कह देता है कि हाँ मैंने चोरी की है यानी कि कन्फेशन दे देता है, तो ये चीज़ भी एक प्रूफ है। उसके अलावा विटनेसेस, अगर वो खुद नहीं कहता तो जिन लोगों ने इसको चोरी करते हुए देखा है तो वो विटनेसेस मौजूद हों। लेकिन विटनेसेस में भी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं कि वो विटनेस जो हैं 2 जवान मर्द होने चाहिए, ईमानदार होने चाहिए जो सच बोलें, और विटनेसेस जो मर्द हैं जिनको आप विटनेसेस लेके आ रहे हो उन्होंने खुद पर्सनली इस बंदे को चोरी करते हुए देखा हो। फिर आता है नॉन मुस्लिम एक्यूज, यानी कि किसी नॉन मुसलमान ने चोरी अगर कर दी है तो नॉन मुस्लिम विटनेसेस में भी टेस्टिफाई, यानी कि किसी नॉन मुसलमान ने अगर चोरी की है तो जिन लोगों ने एज अ विटनेस पेश होना है तो वो विटनेस भी नॉन मुसलमान होने चाहिए। अब यहाँ पे मीनिंग ऑफ तस्किया अल शहूद आएगा, जो कि जिसमें ये बताया जाएगा कि जो कोर्ट है वो विटनेस इसको कैसे चेक करेगी कि क्या ये विटनेस इस काबिल है कि इसकी गवाही को हम सुने। तो कोर्ट ये देखेगी कि जिन बंदों को बुलाया गया क्या ये ट्रस्ट करने के काबिल हैं, क्या ये झूठ बोलेंगे कि सच बोलेंगे, यानी कि ऑनेस्ट होने चाहिए, रिलायबल, इन पर इनकी बात पे यकीन किया जा सकता है और ये झूठ ना बोले। ट्रस्ट वर्थी, इसका मतलब ये है कि जिन लोगों को एज अ विटनेस पेश किया गया है वो सच बोलने वाले हों। फिर आता है थेफ्ट बाय 1 और मोर पर्सन, कि एक से ज़्यादा लोगों ने चोरी की है, तो वहाँ पे क्या आएगा? If several person commit theft together, hud applies only if each person's share is equal to or more than nisab. Applies to all who entered the hids. यहाँ पे कह रहे हैं कि सारे क्रिमिनल्स जो घुसेंगे घर में चोरी के लिए उन सबको बराबर की सज़ा मिलेगी, और ये भी देखा जाएगा कि
क्राइम कौन सा पर्सन ज़्यादा कर रहा है, ये चीज़ भी देखी जाएगी। फिर आता है पनिशमेंट फॉर थेफ्ट लायबल टू हद। पनिशमेंट कैसे मिलती है इनको कि इनका राइट हाथ जो है कलाई तक काटा जाएगा। दूसरी पनिशमेंट इनकी कैसी है कि दूसरी पनिशमेंट इस तरह से है कि इनका लेफ़्ट पाँव जो है वो भी काटा जाएगा। तो दो तरह से इनको इकट्ठी पनिशमेंट मिलती है। कंडीशन फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ पनिशमेंट, एग्जीक्यूशन का मतलब है कि पनिशमेंट के प्रोसीजर को स्टार्ट कैसे किया जाता है। तो स्टार्टिंग से पहले अपेलेंट कोर्ट से कंफर्मेशन लेनी पड़ती है, यानी कि पनिशमेंट प्रोसीजर स्टार्ट करने से पहले हमें अपेलेंट कोर्ट से परमिशन चाहिए। एक दफ़ा जब अपेलेंट कोर्ट परमिशन दे दे उसके बाद इनकी पनिशमेंट प्रोसीजर स्टार्ट कर दिया जाता है। अगर अपेलेंट कोर्ट को दिख गया कि ये जो पर्सन है इसने पहले भी यही क्राइम किया है, इसने पहले भी यही क्राइम करके ऑलरेडी ये सज़ा हासिल कर ली है, यानी कि पहले भी ये हाथ पैर अपने कटवा चुका है, फिर भी बाज नहीं आया, तो फिर अपेलेंट कोर्ट कहेगी कि इसके हाथ पैर कटवाने की बजाय इसको लाइफ इम्प्रिजमेंट दे दी जाए, यानी कि पूरी ज़िंदगी के लिए इसको जेल में डलवा दिया जाए। फिर आता है मेडिकल ऑफिसर। एम्प्यूटेशन मस्ट बी परफॉर्म्ड बाय एन ऑथराइज मेडिकल ऑफिसर, यानी कि जो पर्सन इन क्रिमिनल्स के हाथों को और पाँव को काटे तो वो कोई मेडिकल ऑफिसर करे। देखिए, एक होता है डॉक्टर, एक होता है मेडिकल ऑफिसर। मेडिकल ऑफिसर एक ऐसा बंदा होता है जो कि क्रिमिनल्स वगैरह के मामलात को डील करता है। ये फॉरेंसिक डॉक्टर्स भी होते हैं। जब आप लोग पार्ट 5 में आएंगे आपको मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस पढ़ाया जाएगा, तो वही वाले डॉक्टर्स होते हैं, ठीक है। यानी कि आपने देखी होगी ना CID, जिसमें आता है कि एक सालू के सर हैं, वो लाशों को पोस्टमार्टम उसका करते हैं वगैरह, तो वही होते हैं मेडिकल ऑफिसर्स, ठीक है। तो एक प्रोफेशनल मेडिकल ऑफिसर जो कि एक वेल नोन जगह पे काम जिसने किया हो, उसी को ही ये ड्यूटी दी जाती कि वही इनके हाथों को और पैरों को काटे। रिस्क ऑफ डेथ, पनिशमेंट इज डिलेड इफ इम्पुटेशन में कॉज डेथ। अगर डॉक्टर ने बता दिया कि इस बंदे के अगर हाथ पैर काटे जाएँ तो इसकी जान जा सकती है, तो वहाँ पे फिर जो है पनिशमेंट नहीं दी जाएगी हाथ पैर काटने की, वहाँ पे फिर कोई और एडजस्टमेंट कर दी जाएगी। अच्छा, केसेस वेयर हद शैल नॉट बी इम्पोज्ड, कौन सी सिचुएशन पे हद के क्राइम्स नहीं लग सकते, यानी कि हद वाली पनिशमेंट नहीं लग सकती, अब हम वो जानते हैं। इसमें लिखा है फैमिली रिलेशन, व्हेन ऑफेंडर एंड विक्टिम्स आर हस्बैंड एंड वाइफ, पेरेंट एंड ग्रैंड पेरेंट्स, चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन, बोथ सिस्टर। यानी कि अगर चोरी करने वाला कोई रिश्तेदार हो, जैसे कि बीवी के पर्स से हस्बैंड पैसे चुरा ले, हस्बैंड के पर्स से बीवी पैसे चुरा ले, या बच्चे माँ बाप के पैसों को चुरा लें, या बहन भाई एक दूसरे के पैसों को चुरा लें, तो ये फैमिली मैटर है, तो यहाँ पे फिर हद की पनिशमेंट्स नहीं लगती, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल दी हुई हैं। या फिर कोई गेस्ट जो है आपके घर में अगर कोई चीज़ चुरा है तो वहाँ पे भी फिर हम नहीं लगा सकते। उसके अलावा अगर आपके घर में जो वर्कर्स हैं वो अगर कुछ चीज़ें चुरा रहे हैं, फिर वहाँ पे भी हद की पनिशमेंट नहीं लग सकती, ठीक है। यहाँ पे लिखे ना सर्वेंट एंड एम्प्लॉय, किस तरह के लोग अगर जिनको आप जॉब पे रखते हो वो अगर चोरी करते हैं तो फिर वहाँ पे भी नहीं लग सकता। फिर आता है सर्टेन टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी, जैसे कि वाइल्ड ग्रास, फिश, बर्ड, डॉग, पिग, इंटॉक्सिकेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, पेरिशेबल फूड विदाउट स्टोरेज। अच्छा, ये जितनी भी चीज़ें हैं इनको अगर कोई चुरा के ले जाए यहाँ पे भी हद की पनिशमेंट नहीं लग सकती, यानी कि आपके किसी पालतू जानवर को कोई चोरी करके ले गया है ना, वहाँ पे हद की पनिशमेंट नहीं लग सकती। या आपकी कोई फ़िश उठा के ले गया कीमती, या कोई भी कीमती आपका जानवर, या बाहर कोई घर से पड़ा हुआ सामान है, बाहर घर के अंदर की बात नहीं करी, बाहर जैसे कि कोई शराब की बोतलें होगी जो ऑलरेडी इस्लाम में हराम है, उसके अलावा गाने का कोई इंस्ट्रूमेंट, गाना वगैरह वो भी हराम है, वो भी ले गए चले गए। और कोई भी ऐसी चीज़ जो समझ लें जो ऑलरेडी कुरान में मना की गई है कि इनको मत खाओ, वो अगर कोई क्रिमिनल या चोर चोरी करके ले जाता है ना, ऐसी सिचुएशन पे हद की पनिशमेंट नहीं लगती, ठीक है। फिर आगे आता है शेयर इन प्रॉपर्टी, ऑफेंडर्स ओन अ शेयर एंड रिमेनिंग वैल्यू इज़ बिलो निसाब। शेयर इन प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि जो पर्सन आपकी प्रॉपर्टी चोरी कर रहा है वो उसका हिस्सा है आपकी प्रॉपर्टी में, यानी कि वो मालिक है उतना ही जितना आप मालिक हो, यानी कि आपका भाई भी हो सकता है वो चोर या कोई भी, तो वहाँ पे भी नहीं लग सकती हद की पनिशमेंट। उसके अलावा क्रिएडेटर्स टेक्स प्रॉपर्टी फ्रॉम डेप्टर्स एंड रिमेनिंग वैल्यू इज़ बिलो निसाब। क्रिएडेटर्स वो बंदे हैं जिनसे आपने पैसे लेके कोई बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की है और आप उन क्रिएडेटर्स के पैसे वापस नहीं कर रहे, तो वहाँ पे भी ना उन क्रिएडेटर्स पे आप सज़ा नहीं लगवा सकते हद की, क्योंकि आपने इनके पैसे वापस करने थे, इसलिए इन्होंने पैसे वसूल करने के लिए आपकी चीज़ घरों से आपकी चोरी करवा ली या खुद चोरी कर ली। फिर आता है इखरा, कंपल्जन, अंडर कंपल्जन या नेसेसिटी। अब ये चीज़ भी बड़ी ज़रूरी है, इखरा, इस्तरार, इसके बारे में मैंने अपनी पिछली वीडियो
ड्रिंकिंग लायबल टू हद में भी समझाया था कि अगर कंपल्शन यानी कि ज़बरदस्ती आपसे कोई चोरी करवाए या कोई मजबूरी की वजह से आपने चोरी की है, तो ये दोनों चीज़ें जो हैं इसमें भी हद की पनिशमेंट नहीं लगती। अब हम इनके बारे में डिटेल से जानते हैं। इखरा को कहते हैं कंपल्जन, यानी कि ज़बरदस्ती आपसे गन पॉइंट पे किसी ने कोई चीज़ चुरवाई है। जैसे कि किसी ने आपको कहा कि तुमने ये चीज़ चोरी नहीं की तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगा, या तुम्हारी प्रॉपर्टी को नुकसान कर पहुँचा दूँगा, या तुम्हारी इज़्ज़त ख़राब कर दूँगा, ठीक है। तो वहाँ अगर आपने किसी के कहने पर चोरी की है तो वहाँ पर भी हद की पनिशमेंट नहीं लगती। फिर उसके अलावा फिर आता है हमारे पास इस्तरार नेसेसिटी, फियर ऑफ डेथ ड्यू टू एक्सट्रीम हंगर या एक्सट्रीम थर्स्ट, यानी कि आपके पास पैसे नहीं है खाना खाने के और मजबूरी में आपने किसी के घर में जाके चोरी कर ली ताकि आप जान से ना मर जाओ भूखा रहने की वजह से, या आपकी माँ बाप जान से ना मर जाए भूखा रहने की वजह से, इसीलिए आपने चोरी कर ली किसी के घर में जाके, तो फिर वहाँ पे भी हद की पनिशमेंट नहीं लगेगी तो सही पनिशमेंट, लेकिन फिर वो ताज़ीर के अकॉर्डिंग लगेगी, हद के अकॉर्डिंग नहीं लग सकती, ठीक है। फिर आता है रिपीटेंस बिफोर अरेस्ट, रिटर्न प्रॉपर्टी बिफोर अरेस्ट, सरेंडर टू अथॉरिटी, यानी कि आपने अगर चोरी कर ली तो आप खुद ही अगर जाके चोरी वाली चीज़ें वापस कर देते हो तो वहाँ पे भी हद की पनिशमेंट नहीं लगेगी, और अपने आप को पुलिस वालों के हवाले कर देते हो कि मैंने चोरी की थी और मैंने जो है वापस भी नहीं किया सामान, तो फिर आप मुझे जो है सज़ा दिलवा दो, तो वहाँ पे भी हद की पनिशमेंट आप पे नहीं लगेगी। फिर आता है केसेस वेयर हद शैल नॉट बी इन्फोर्स्ड। अब इसमें अब मज़ीद बताना है कि किन केसेस पे हद की पनिशमेंट नहीं लग सकती, वो आप यहाँ पे बताएं। केसेस वेयर हद शैल नॉट बी इन्फोर्स्ड, किन सिचुएशन पे हद की पनिशमेंट नहीं लगती क्रिमिनल पे, वो तब जब क्रिमिनल खुद ही अपने ऊपर ज़िम्मेदारी ना ले, यानी कि खुद ही क्रिमिनल कहे कि मैंने तो ये क्राइम किया ही नहीं, ठीक है, वो खुद ही ये कह दे कि मैंने ये क्राइम नहीं किया, या जो बात उसने अपने लिए की थी हाँ मैंने ये क्राइम किया, और बाद में मुखर जाए कि मैंने ये क्राइम तो किया ही नहीं था, ठीक है, कि मैंने तो शराब पी ही नहीं थी, तो फिर ज़ाहिर है, या मैंने चोरी ये की ही नहीं थी, या कोई भी चीज़ जो क्राइम उसने किया है, अगर बाद में मुखर जाए कि मैंने नहीं किया, बाद में मुखर जाए को कहते हैं विड्रॉल कर लिया, कि पहले उसने गवाही दी थी अपनी बात की कि मैं वाकई में मैंने ये क्राइम किया, लेकिन बाद में कहते हैं नहीं, तो फिर वहाँ पे हद की पनिशमेंट हम उसको नहीं देंगे। देखिए हद की पनिशमेंट हमेशा तभी लगती है एक पर्सन पे जब वो खुद कहे कि हाँ ये क्राइम मैंने किया है, और ज़ाहिर है जब वो मान रहा है उसने क्राइम किया है, मुखर भी नहीं रहा अपनी बात से, तो अल्टीमेटली उसको सज़ा मिलेगी हद के अकॉर्डिंग। विटनेस विड्रॉस टेस्टिमनी को गवाही कहते हैं, और विटनेसेस को कहते हैं वो लोग जिन्होंने कोई गलत काम होता देखा है, ठीक है, जिनको हम कहते हैं गवाहान, यानी कि जो पर्सन जो आके कोई क्राइम सीन पे खड़े होते हैं, जो उन्होंने कुछ देखा होता है, कोई क्राइम होता देख लिया या सुन लिया, इनको हम विटनेस कहते हैं। अगर विटनेस खुद ही अपनी टेस्टिमनी वापस ले ले कि मैंने पहले इस बंदे के खिलाफ जो गवाही दी थी अब मैं वापस लेता हूँ, या जो विटनेस है वो कोई और बात करना स्टार्ट कर दे, यानी कि पहले वो कोई और बात बोल रहा हो उस बंदे के लिए, बाद में बात बदल दे, यानी कि एक डाउट क्रिएट हो जाए, या वो अपनी गवाही वापस ले ले, या इस तरह से कुछ भी क्रिएट हो, तो वहाँ पे क्या होगा, हद में एक शक पैदा हो जाएगा कि यहाँ पे ये देखो ये जो विटनेस है ये भी सही से नहीं बता रहा कुछ भी, तो वहाँ पे भी हम हद की पनिशमेंट नहीं लगा सकते, ठीक है। फिर आगे आता है विक्टिम विड्रॉज एलिगेशन। विक्टिम कौन है, जिस पे जुल्म हुआ, ठीक है, अगर वही खुद कह देता है कि जिस बंदे ने गलत काम किया है इस पे मैं इल्ज़ाम अब नहीं लगाता, ठीक है, यानी कि जो इल्ज़ामात विक्टिम ने क्रिमिनल पे लगाए हैं कि इस क्रिमिनल ने मेरा ये नुकसान किया है, वो इल्ज़ामात जिसको हम इंग्लिश में एलिगेशंस कहते हैं, वो ख़त्म कर दे विक्टिम, तो वहाँ पे भी हम हद की पनिशमेंट नहीं लगा सकते। तो अगर कन्फेशन वाज फॉल्स, यानी कि अगर जो पर्सन है क्रिमिनल उसने जो कन्फेशन दिया कि मैंने क्राइम किया, उसने झूठा कन्फेशन दिया, यानी कि किसी और को सज़ा मिलनी चाहिए उसकी जगह पे खुद सज़ा काट रहा है, तो वहाँ पे भी हद की पनिशमेंट नहीं लगती। देखिए हद की सज़ा सिर्फ उसी को लगनी है ना जिसने वाकई में वो क्राइम खुद किया हो, कोई और उसकी जगह पे अगर आके गवाही दे रहा है, अपने आप को फंसा रहा है, तो वहाँ पे भी हद की पनिशमेंट नहीं लगेगी। विटनेसेस वर फॉल्स, और जो बंदे विटनेसेस बने हैं वही अगर झूठे हैं या उन्होंने झूठ बोला है कोई, तो वहाँ पे भी हद की पनिशमेंट नहीं लगेगी। फिजिकल डिसेबिलिटी, when offenders left hand, left thumb, two fingers or left hand or right foot is disabled
यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो क्रिमिनल है उसका लेफ़्ट हैंड, लेफ़्ट थंब और 2 फिंगर्स ऑफ द लेफ़्ट हैंड या राइट फुट अगर डिसेबल्ड है, जो क्रिमिनल है उसका लेफ़्ट हैंड, लेफ़्ट थंब या फिंगर या राइट फुट इनमें से कुछ भी मिसिंग हो तो वहाँ पे भी आप हद की पनिशमेंट वैसे उस पर नहीं लगा सकते। कोर्ट्स पावर, कोर्ट के पास भी ये पावर होती है कि वो दोबारा से इस केस को स्टार्ट कर दें अगर पहले केस में हद की पनिशमेंट लग गई है और उसमें कोई डाउट क्रिएट हो जाए तो वहाँ पे दोबारा कोर्ट केस को दोबारा रीओपन कर सकती है और कोर्ट को लगे कि यहाँ पे हद की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही, फिर ताज़ीर के अकॉर्डिंग पनिशमेंट दी जाती है उस एविडेंस को देखते हुए। थेफ्ट लायबल टू ताज़ीर, अब ताज़ीर के अकॉर्डिंग कैसे सज़ाएं लगती हैं कि अगर हद की रिक्वायरमेंट या कंडीशन फुलफ़िल ना हो सक रही हो और जो प्रूफ है और जो विटनेसेस हैं वो भी पूरे ना हो तो वहाँ पे भी हद की पनिशमेंट नहीं लगती। और कोई ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे हद अप्लाई हो ही नहीं सकता तो वहाँ पे भी हमें ताज़ीर के अकॉर्डिंग ही पनिशमेंट देनी पड़ती है। फिर आती है एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ थेफ्ट लायबल टू ताज़ीर, यहाँ पे भी सेम पॉइंट्स आएंगे कि थेफ्ट तब ही हद के अकॉर्डिंग लायबल नहीं होगा, यानी कि हद के अकॉर्डिंग सज़ा नहीं लगाएंगे उस पर्सन को जिसने थेफ्ट किया हो, चोरी की हो, जब हद की रिक्वायरमेंट पूरी ना हो या फिर प्रूफ सही से ना दिया जाए कि प्रूफ हो सके कि इसको हद के अकॉर्डिंग सज़ा मिलनी चाहिए। पनिशमेंट फॉर थेफ्ट लायबल टू ताज़ीर, सेक्शन 14 ऑफ पीपीसी और सेक्शन 380 ऑफ पीपीसी ये कहता है कि अगर ताज़ीर के अकॉर्डिंग अगर पनिशमेंट देनी है तो 3 साल की जेल होगी या हैवी फ़ाइन देना पड़ेगा चोर को या फिर जेल के साथ फ़ाइन दोनों होगा। कंक्लूजन,